नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। और ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। आने वाला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है 939 का, या फिर कोई और एग्जाम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं 113 क्वेश्चन से। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, जिन लोगों को नहीं पता चला है बता दूं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939 के रोल नंबर जो है वो आ चुके हैं। मैक्सिमम लोगों के फिलहाल आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो वो लोग अपनी साइट से जो जो एच पी एस एस सी की साइट है वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं। और रही बात दूसरी, जो पंचायत सेक्रेटरी है उसका जो एच पी वगैरह पेपर कंडक्ट करवाया गया था, उसका भी नंबर जो है वो बता दिए गए हैं, तो वो नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब था। अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ से बोलते हैं द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिस। तो अहिंसा के चरम रूप का व्यवहार डैश में था। तो ये कहाँ पर था? जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस थी, ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी? जैनिज्म में। ऑप्शन सी जो है उसकी आंसर है। जैनिज्म की बात जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो जैनिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट जानते हैं। देखो, जैन धर्म में अगर आपको कुछ जानना है तो सबसे पहले आपको महावीर के बारे में जानना पड़ेगा, महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी मृत्यु जो था वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जैन धर्म के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कही जाती हैं। बाकी बौद्ध धर्म के बारे में तो हमने बहुत बार पहले ही रिवाइज कर लिया है। अगला देखते हैं 114। बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू द पावर ऑफ नंदाज एट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अधिकार को डैश में समाप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो नंद के अधिकार को जो था वो मगध में जो था वो समाप्त किया था। ऑप्शन बी मगध जो है वो सही आंसर। पहले तो पता होना चाहिए कि मगध एक महाजनपद भी था। मगध महाजनपद प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर पड़ता है? तो ये महाजनपद जो है वो प्रेजेंट टाइम में पड़ता है पटना। पटना में जो वो पड़ता है। और मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी राजगृह में स्थित थी। ये आप मगध महाजनपद के बारे में याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की बात भी करेंगे, उससे पहले तक्षशिला महाजनपद की राजधानी, तक्षशिला जो था वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो था वो गंधारा महाजनपद की राजधानी थी। उसी तरह उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो था, ये जो था वो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन में थी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले तो आपने ये याद रखना है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और इसने बाद में चलकर जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो उस टाइम एक यूनानी शासक होता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसको जो था वो पराजित भी किया। 305 ईस्वी पूर्व जो था वो उसने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पता चल गया, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 115 क्वेश्चन। बोलते हैं हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर टू सिट ऑन द पिकॉक थ्रोन। तो मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखो, मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था? वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम शासक था जो मयूर शासन पर बैठा था। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। फरवरी 1739 को क्या हुआ? पर्शियन जो फोर्सेस थी, पर्शियन फोर्सेस जो था वो नादिर शाह के साथ जो था वो आगे बढ़ रही थी, और उन्होंने जो था वो दिल्ली के ऊपर जो था वो अपना शासन जो था वो जमा लिया था, या इनके दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। और उन्होंने कुछ टाइम बाद, यानी कि मई महीने में, मई 1739 में जो था वो दिल्ली को छोड़ भी दिया था। परंतु जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने जो था वो जो पिकॉक थ्रोन था उसको जो था अपने साथ ले गए थे। इन्होंने अपना विजय का प्रतीक इसको माना था और इसको अपने साथ ले गए थे। तो इसलिए मोहम्मद शाह जो है वो अंतिम शासक होता है, अंतिम मुगल सम्राट होता है जिसने मयूर शासन पर जो बैठा था। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया है कि नादिर शाह ने जो था वो कब आक्रमण किया था, तो वो आपको पता चल गया कब उसने आक्रमण किया था। और मोहम्मद शाह जो था ये 1719 से लेकर 1719 से लेकर 1748 तक जो था वो शासक रहा था। इसके बाद अहमद शाह जो था वो शासक बना था 1748 से 1754 तक। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? 116 क्वेश्चन में पूछते हैं अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर्स ऑफ। तो अल्बुकर्क ने जो था वो किन शासकों से जो था वो गोवा को अधिग्रहण किया था? अगर अल्बुकर्क की बात की जाए तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासकों से जो था वो गोवा का अधिग्रहण किया था। ऑप्शन ए बीजापुर सही आंसर है। और अल्बुकर्क था कौन? अल्बुकर्क जो था एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली शासक आप इसको कह सकते हैं। और पुर्तगालियों की बात करें तो पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो समुद्री यात्रा करते हुए जो था
इंडिया में आकर पहुंचा था, कालीकट के तट पर जो था ये आकर 1498 को पहुंचा था, वो भी ध्यान रखना है आपने। माना जाता है कि पुर्तगाली जो थे इनकी वास्तविक रूप से नींव जो है वो डालने वाला अल्बुकर्क ही था, ये कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अल्बुकर्क ने जो था वो कब अटैक किया था गोवा पर, तो 1510 में जो था वो इसने अटैक किया था, ये ध्यान रखिएगा कि 1510 में अल्बुकर्क ने अटैक किया था गोवा पर। 117 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, तो गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में जो था ये सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने जो था वो कब 1919 में जो था एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी, और इन्होंने जो था ये मूवमेंट चलाई थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रॉलेट अधिनियम के विधिकरण के विरुद्ध जो था इन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन जो था वो 1919 में स्टार्ट किया था। यहाँ से पहली बात निकल कर आती है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, पहली बात आपने 1919 की ये याद रखनी है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो था वो 1928 में भारत आया था। अगर गांधी जी की और भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट आप यहाँ से रिवाइज करेंगे, पहले भी हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, तो उनमें से एक तो आप चौरी चौरा का कांड याद रखिएगा, 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। और इस चौरी चौरा के अलावा जो था वो एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो आती है गांधी जी की, वो डांडी मार्च आता है। डांडी मार्च के बारे में कहते हैं कि डांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक जो था ये चला था। ये भी ध्यान रखना है कि कब से लेकर कब तक ये डांडी मार्च चला था। गांधी जी के द्वारा जो था वो सेकंड जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो हुई, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इन्होंने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा सेकंड। और गांधी इरविन समझौता 1931 में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक बार बने थे, 1924 में बने थे, बेलगाम में ये सेशन हुआ था। ये क्वेश्चन तो आपको अभी तक याद हो गया होगा, बहुत बार हमने रिवाइज किया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, 118 क्वेश्चन है, बोलते हैं द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड इन, तो प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था। पहला जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम था, ये 1861 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो 1861 का ये जो एक्ट था, इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो कब रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इस एक्ट के तहत ही जो था वो पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन की बात कही गई थी। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था, 1859 के अराउंड जो था ये हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 उसमें ही इसकी बात की गई थी। और पोर्टफोलियो सिस्टम तो आपको पता होगा ना, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो दे दिए जाते हैं अलग अलग, एक तरह से हिंदी में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आप कह सकते हैं। इसके बाद भी एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, वो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट अलग से था, और एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का वो अलग से था, वो ध्यान रखिएगा, जिसको मॉडलेमेंट और रिफॉर्म भी कहते हैं, जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, 119 क्वेश्चन, बोलते हैं प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस, तो देखो राष्ट्रपति अध्यादेश से कानून बना सकता है, कौन से किस टाइम, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब संसद सत्र में है, जब जब संसद के अवकाश के दौरान जो है वो क्या कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब संसद के अवकाश का दौरान होता है उस दौरान प्रेसिडेंट जो है वो कानून बना सकता है। प्रेसिडेंट्स के पास जो ये ऑर्डिनेंस की पावर है, ये कौन से आर्टिकल के तहत आती है, तो आर्टिकल नंबर 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्डिनेंस की बात जो है इसमें कही गई है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, बोलते हैं द वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बाय, तो उपराष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, किसके किसके थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू। ऑप्शन बी सम्मेलन जो है वो सही आंसर होगा, कन्वेंशन जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है वो एम वेंकैया नायडू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए जो है वो मिनिमम एज क्या रखी गई है, 35 ईयर्स जो है वो रखी गई है। 35 से अधिक होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। और अगर बात करें सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे।
वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका जो कार्यकाल होता है ये कितने कार्य के लिए कितने टाइम के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो ये फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स जो है वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। और इनकी जो ओथ होती है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए, परंतु आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो उसको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला देखिए 121 क्वेश्चन, बोलते हैं 8th 5 ईयर प्लान कवर्ड विच पीरियड। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से लेकर कब तक थी। देखो 8वें नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से लेकर 1997 तक थी। ऑप्शन डी सही आंसर है, 1992 से लेकर 1997 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में स्टार्ट हुई, 1974 तक चली। पाँचवें नंबर की पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक थी। छठे नंबर की पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक थी, 1985 तक थी। और सातवें नंबर की पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक थी। और फिर उसके बाद आठवें नंबर की पंचवर्षीय योजना आई 1992 से लेकर 1997 तक। उसके बाद 9वें नंबर की पंचवर्षीय योजना आई 1997 से लेकर 2002 तक। और उसके बाद 10वें नंबर की पंचवर्षीय योजना आई 2002 से लेकर 2007 तक। और 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 2012 तक आया। ये ध्यान रखना है आपने अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। बोलते हैं नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन। जो राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम था ये कब आरंभ किया गया था, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो था वो 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट किया गया। जो साक्षरता का अभाव है देश में, जो इलिटरेसी है देश में, उसको एडिकेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था। नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। हर बार की तरह अब कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है 16,416 अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन है, विच इज एंटोनिम ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। 33 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, प्लीजेंट। प्लीजेंट जो है इसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग जो है वो होता है। 34 में बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ थिंग लायबल टू बी इजीली ब्रोकन। ऐसी चीज़ जो लायबल है इजीली ब्रोकन के लिए, जो जल्दी टूट जाती है। 34 का ऑप्शन सी ब्रिटल जो है वो सही आंसर होगा, ब्रिटल इसका सही आंसर है। 35 है, मीनिंग ऑफ ईडियम टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। तो इस ईडियम का क्या मतलब होता है, तो होता है टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। तो इसका मतलब होता है टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन बी, टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली जो है वो सही आंसर होगा इसका। 36 में क्या बोलते हैं, 36 में बोलते हैं फेट स्माइल्ड हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। तो 36 का होगा फेट स्माइल्ड, इसका होगा ऑन होगा इसका, फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल वेंचर्स। ऑप्शन बी ऑन जो है वो सही आंसर है। अगला है चौमासा, कि चौमासा में कौन सा समास आता है। तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो कल ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। यथाशक्ति में जो है वो अव्ययी भाव समास जो है वो होता है, ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास जो है वो यथाशक्ति में देखने को आपको मिलेगा। आगे है 38 क्वेश्चन, बोलते हैं कौवा का पर्यायवाची क्या होता है। जो कौवा होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है, उसका पर्यायवाची करट होता है। ऑप्शन बी करट जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी करट सही आंसर होगा इसका। 39 में बोलते हैं जी खट्टा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जी खट्टा होना मुहावरे का अर्थ होता है विरक्ति होना, विरक्ति होना। ऑप्शन डी जो है वो 39 का सही आंसर है। अच्छा, ये तो हो गया हिंदी इंग्लिश का सेक्शन। अब एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था वो किसने दी थी। पहाड़ी गांधी को किसने कहकर पुकारा था सबसे पहले, वो आप कमेंट करके बता दीजिए।
और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।